हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं नो द लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस सब जुडिस एंड रेस जुडिकाटा। लेकिन इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। ज्यूरिसडिक्शन एक तरह से हम उस चीज़ को कहते हैं जहां पर हम केस फाइल कर सकते हैं। ऐसा है कि अगर हम हमारे साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, हमारे साथ कुछ भी हुआ है या फिर हमें किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना है तो हम कहीं भी नहीं फाइल कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में नहीं फाइल कर सकते हैं, तो इसलिए ये ज्यूरिडिक्शन होता है। अब ज्यूरिडिक्शन कैसे निकालते हैं? सिविल प्रोसीजर कोड में अगर हमें केस फाइल करना है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि डिफेंडेंट रिसाइड कहाँ करता है या फिर वो काम कहाँ करता है, उसका ऑफिस कहाँ है। अगर सपोज हम किसी एरिया में हमें रिकवरी सूट फाइल करनी है, तो हमें ये देखना होगा कि डिफेंडेंट का रेसिडेंस कहाँ है। अब उसका रेसिडेंस कहाँ है, उसका एड्रेस हम देखेंगे, या फिर उसका वर्क प्लेस कहाँ है, उसका हम एड्रेस देखेंगे। वो एड्रेस किस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आता है, ये हम देखेंगे। और उसके बाद हमें जो भी केस फाइल करना होगा हम उस कोर्ट में फाइल कर देंगे। अब कई तरह के जुरिसडिक्शन होते हैं। एक हो गया टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, एक हो गया पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो था टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का। अब समझते हैं पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन भी इस तरह से डिवाइडेड किया हुआ है कि सर्टेन अमाउंट, पिक्यूनियरी मतलब हो गया मनी रिलेटेड। अगर हमें किसी के अगेंस्ट रिकवरी केस फाइल करना है, तो अब क्या है कि हमें रिकवरी केस लाख रुपए का भी फाइल करना है और 10 करोड़ का भी फाइल करना है, बट ऑल कोर्ट्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई ऑल टाइप ऑफ पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन केसेस। हर चीज़ का एक जुरिसडिक्शन बाँट दिया गया है। अगर एक एग्ज़ाम्पल है दिल्ली में। दिल्ली में अगर आपको 3 लाख तक का केस फाइल करना है, तो आप एक सिविल जज के पास केस फाइल करेंगे, और वही आपको 2 करोड़ से ऊपर का केस फाइल करना है, तो हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में फाइल करेंगे। तो इसी तरह से सिविल जज का, सीनियर सिविल जज का, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट जज का, हाई कोर्ट का, इस तरह से हम एक जुरिसडिक्शन डिफाइन है, उसी में हम अ, फाइल करते हैं केस। हाई कोर्ट दिल्ली में, हाई कोर्ट में भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ केसेस। हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है ट्राई करने का। अब इसको जो हमने अभी समझा कि पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, दीज आर द जुरिसडिक्शन इन टेक्निकल सेंस। अब हम इसको थोड़ा वाइडर सेंस में समझते हैं। वाइडर सेंस में इसी को इस तरह से कहा जा सकता है कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एपीलेट जुरिसडिक्शन एंड रिट जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब ये है कि हमने अभी बिल्कुल फ्रेश सूट फाइल किया है, तो जो सूट है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, उस पे अभी कुछ नहीं हुआ, ना ही अपील हुआ है, ना ही पहले कभी फाइल हुआ है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे ओरिजिनल केस। ओरिजिनल केस जिसको ट्रायल अभी होना है। तो ओरिजिनल केस हम, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि सिविल जज ट्राई करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज ट्राई करेगा, हाई कोर्ट ट्राई करेगा, लेकिन हर एक का अपना पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है। उसी तरह से अपीलेट कोर्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, या फिर हाई कोर्ट हो गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया। उसी तरह से एक है रिट जुरिसडिक्शन। रिट जुरिसडिक्शन के लिए हम हाई कोर्ट जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इसी तरह से हमारा जुरिसडिक्शन डिवाइड है टेक्निकल सेंस में और वाइडर सेंस में। अब मान लो कि हमने केस फाइल कर दिया और द कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द केस। वो जुरिसडिक्शन सही नहीं है, गलत जुरिसडिक्शन में हमने फाइल कर दिया और किसी भी टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो केस ट्रायल हो गया, डिसीजन भी हो गया। तो वैसे केस के डिसीजन को हम क्या कहेंगे? वैसे केस के डिसीजन को हम कहेंगे quorum non judice। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा केस जो ट्राई हुआ है वो बिफोर ए जज नॉट कॉम्पिटेंट, मतलब वो जज कॉम्पिटेंट नहीं था उस चीज को डील करने के लिए, उस केस को डील करने के लिए, क्योंकि उसके पास जुरिसडिक्शन ही नहीं था। तो इसलिए इसे हम quorum non judice करेंगे। और अगर इसको किसी ने चैलेंज कर दिया तो फिर ये नलिटी ही हो जाएगा, इसका डिसीजन का कोई मतलब नहीं है। देखिए जुरिसडिक्शन के लिए अब क्या है कि कई सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब सिविल कोर्ट्स तो हैं ही, सिविल कोर्ट्स के साथ साथ हमारा क्या हुआ है कि कंज्यूमर कोर्ट अलग से बना दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट अलग से बना दिया गया है, फैमिली कोर्ट अलग से बना दिया गया है, या फिर और भी अलग अलग तरह के कोर्ट बना दिए गए हैं। एनसीएलटी हो गया या फिर अदर ट्रिब्यूनल्स हो गए, इस तरह के कोड बना दिए गए हैं, क्योंकि सिविल जज के पास नंबर ऑफ केसेस बढ़ ना जाए। तो इसलिए हर चीज़ का, हर एक केस का अपना-अपना डिपार्टमेंट बना दिया गया है, जहाँ पर आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर हम फैमिली कोर्ट का केस है, उसको हम सिविल कोर्ट में फाइल कर दें, तो
सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है उसको ट्राई करने का, इसलिए उसमें जो डिसीजन होगा वो कोरम नॉन जुडिस होगा। नाउ अब हम समझते हैं कि सेक्शन 9 क्या कहता है। सेक्शन 9 को हम पढ़ते हैं। सेक्शन 9 रीड्स एज द कोर्ट शैल have jurisdiction to try all suits of civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। मतलब सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है केस को ट्राई करने का, तब तक का जुरिडिक्शन है जब तक वो मतलब वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार ना किया हो। दोस्तों एवरी सिविल सूट इज कॉग्निजेबल अनलेस इट इज बार्ड। इसके लिए एक केस आया था, उसमें ऑब्जर्वेशन किया था ऑनरेबल जस्टिस ने। उस केस का नाम है शिव कुमार वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली। 1993 का ये जजमेंट पास हुआ था। इसमें कहा क्या गया है, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज डेट एवरी राइट हैज ए रेमेडी ubi jus ibi remedium। Every civil suit is cognizable unless it is barred, where statutory enactments only create rights or liabilities without providing for remedies। Any person having a grievance can approach the ordinary civil court on the principle of law that where there is a right there is a remedy। तो इसमें ये कहा गया है कि as per the concept of ubi jus ibi remedium that वेयर देर इज ए राइट देर इज ए रेमेडी। अगर आपका राइट है तो आपका रेमेडी होगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसको सही जुरिडिक्शन में फाइल करो या अनलेस एंड अनटिल वो बाढ़ ना हो। दोस्तों अब आइए समझते हैं कि रेस सब जुडिस किसे कहते हैं। रेस सब जुडिस जैसा कि इसका नाम है लीगल मैगजीम है। रेस मतलब थिंग, सब जुडिस मतलब द एडजुडिकेशन इज स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट। आइए पढ़ते हैं सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी क्या कहता है इसके बारे में। Section 10 of CPC reads as no court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties। देखिए, नो कोर्ट सेल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट, मतलब कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं कर सकता ट्रायल के लिए। किसी भी कोई भी सूट फाइल हुआ है तो उसमें ट्रायल के लिए प्रोसीड नहीं कर सकता अगर उस सूट का इशू डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इशू है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड केस में जो चल रहा है अभी। अब एक केस चल रहा है, उसके बाद दोबारा से एक केस फाइल कर दिया गया है, तो उस चीज के लिए रेस सब जुडिस हम इस्तेमाल करते हैं। और बिटवीन पार्टीज अंडर whom they or any of them claim litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant relief claimed। अब इसमें कहा गया है कि इन द सेम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। अब एनी अदर कोर्ट कैसे हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि जुरिडिक्शन कई सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। सीपीसी के अंडर हमें यह बताया गया कि जहां पर डिफेंडेंट डिसाइड करता है या वर्क फॉर गेन करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक पार्ट होता है कॉज ऑफ एक्शन, कहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उसके अकॉर्डिंग हम केस फाइल कर सकते हैं। अब सपोज एक मूवी रिलीज हुई, मूवी रिलीज होने के बाद लास्ट में क्रेडिट टाइटल आते हैं। क्रेडिट टाइटल मूवी का सारा शूटिंग मुंबई में हुआ। क्रेडिट टाइटल में मैंने मान लो वहाँ पर कुछ काम किया है, मैंने लीगल एडवाइस दी है या फिर मैं वहाँ पर एडवोकेट एज ए एडवोकेट था, वहाँ पर जो भी लीगल इश्यूज थे उनको रिलेट करें, बट वहाँ पर क्रेडिट टाइटल में मेरा नाम नहीं दिया गया। तो अब उस मूवी के रिलीज के बाद मैं कहाँ उसे स्यू कर सकता हूँ, उस कंपनी को या उस फिल्म को या उस डायरेक्टर को या उस प्रोड्यूसर को कहाँ स्यू कर सकता हूँ। अब मूवी रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया। अब ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ अराइज हुआ, ऑल ओवर इंडिया अराइज हुआ। तो हम मैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सूट फाइल कर सकता हूँ क्योंकि सभी लोगों ने देखा उस मूवी को, क्रेडिट टाइटल सभी जगह प्ले हुआ है, तो कॉज ऑफ एक्शन हर जगह अप्लाई होगा। तो दोस्तों रेस सब्जुडाइज के लिए जो नेसेसरी एलिमेंट है वो है ये है कि सेम पार्टीज नहीं होनी चाहिए, सेम इशू नहीं होना चाहिए, इधर इट इज सब्सटेंशियली और डायरेक्टली इज अ मैटर ऑफ इशू, और सेम टाइटल पे नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया रेस सब्जुडी। दोस्तों अब हम समझते हैं कि रेस जुडिकाटा किसे कहते हैं। रेस जुडिकाटा, रेस मतलब थिंग्स, जुडिकाटा मतलब द मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड।
मतलब थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड। अनलाइक रेस सब्जुडाइस, रेस सब्जुडाइस में ये था कि एक सूट ऑलरेडी पेंडिंग है, उसका एडजुडिकेशन चल रहा है, लेकिन रेस जुडिकाटा में ये है कि जो मैटर है वो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है और उसी सब्जेक्ट मैटर पे हम आगे केस नहीं फाइल कर सकते। ये रेस जुडिकाटा उस चीज को बार करता है। तो चलिए इस चीज का डिफिनेशन देखते हैं, जो कि सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में डिफाइन किया गया है। ये कहता क्या है, चलिए देखते हैं। No court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit। मतलब कोई भी कोर्ट कोई किसी भी तरह के सूट को ट्राई नहीं करेगा अगर उसका सब्जेक्ट मैटर है जो कि डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इशू था प्रीवियसली किसी मैटर में जो कि डिसाइड हो चुका है, और बिटवीन द सेम पार्टीज हो, और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम they or any of them claim litigating under the same title भी same हो, in a court competent to try such subsequent suit or suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। अगर वो केस हर्ड हुआ है, सब कुछ हो गया है, कंप्लीट हो चुका है और उसमें डिसीजन आ चुका है, लेकिन अब उसी सब्जेक्ट मैटर पे हम दोबारा से कोई केस फाइल नहीं कर सकते। ये रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट है। इसी के अंडर हम ऑलरेडी डिसाइड अगर कोई केस हो चुका है तो आगे हम उसी सब्जेक्ट मैटर पे बिटवीन द सेम पार्टी बिटवीन द सेम टाइटल हम केस फाइल नहीं कर सकते। नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच मस्ट बी सेटिस्फाइड टू कंस्टिट्यूट अ बार ऑफ रेस जुडिकाटा। कुछ कंडीशंस है जिसको बताए गए हैं अगर हमें रेस जुडिकाटा का बार लगाना है किसी सूट पे, तो वो कंडीशन समझते हैं हम। पहला कंडीशन ये है कि कोई भी इशू जो है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम नहीं होना चाहिए प्रीवियस जो केस फाइल हुआ है उससे और अभी जो होने वाला है उससे। मतलब दोनों सूट के बीच में जो मैटर ऑफ इशू है, जो इशू है वो सब्सटेंशियली या फिर डायरेक्टली इन इशू नहीं होना चाहिए। ये बिटवीन द सेम पार्टीज नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज पहले जो केस फाइल हुआ उसमें भी सेम पार्टी, अभी जो होने वाला है मतलब दोनों सूट में सेम पार्टीज नहीं होना चाहिए। सेम टाइटल नहीं होना चाहिए। जो प्रीवियस मैटर है वो डिसाइड हुआ है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ही डिसाइड किया है, मतलब उसमें कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए, वो डिसीजन फुल एंड फाइनल होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज जो सूट है प्रीवियसली फाइल्ड वो फाइनली डिसाइड होना चाहिए, उसका डिसीजन आ जाना चाहिए, वो फाइनल होना चाहिए उसका डिसीजन। दोस्तों आप समझते हैं कि जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है इसका मतलब क्या होता है। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आइए समझते हैं इन एग्जांपल्स को। ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी फॉर पोजीशन ऑफ ए हाउस। ए ने बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया एक किसी घर के लिए, उसका पोजीशन लेने के लिए। उसका कहना है, ए का कहना है कि सी ने एक विल बनाया था जिसमें उसके नाम पे एक हाउस कर दिया था। तो अब ए ने फाइल किया एक सूट बी के अगेंस्ट। अब सूट फाइल हो गया, सूट हो गया डिसमिस्ड, क्योंकि ए फेल हो गया ये प्रूव करने के लिए कि वो विल जेन्युइन है या फिर वो विल का कंटेंट्स विल जेन्युइन है, विल का कंटेंट्स जो भी है वो उसको प्रूव करने के लिए फेल हो गया। अब ये केस हो गया डिसमिस। अब क्या किया, ए ने एक फ्रेश सूट फाइल किया। अब देखिए एक केस हो गया डिसमिस क्योंकि वो फेल हो गया प्रूव करने के लिए, मतलब ये केस हो गया डिसाइड। अब इसमें समझिए कि इसमें कैसे इशू रिलेट करता है। नाउ ए फाइल्स अ सूट फॉर गेटिंग द हाउस अगेंस्ट बी ऑन ए न्यू ग्राउंड। अब उसने न्यू ग्राउंड लिया कि कोई भी ग्राउंड होगा और बी के अगेंस्ट फिर से केस फाइल कर दिया। नॉट टेकन इन प्रीवियस सूट, जो उसने प्रीवियस सूट में ग्राउंड नहीं लिया था। डेट ही बीइंग द नियरेस्ट आयर ऑफ सी इन इज एंटाइटल्ड टू गेट द हाउस। मतलब उसका कहना है कि भाई मैं जो ए हूँ वो सी का सबसे नियरेस्ट था, अभी रिलेशन में जो है आई एम द नियरेस्ट आयर ऑफ सी। नाउ the subsequent suit is on the same matter to acquire the property as the heir and is covered under the doctrine of res judicata. Is cannot be as such this cannot be maintained। अब ये इशू जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है। अब कैसे रिलेट करता है, जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी क्या है कि पहले ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया बट ऑन द बेसिस ऑफ विल, लेकिन वो विल को प्रूव करने के लिए फेल हो गया। अब दोबारा से उसने ए के अगेंस्ट मतलब बी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया ऑन द न्यू ग्राउंड दैट ही इज द नियरेस्ट आयर ऑफ सी। तो चीज जो है वो क्या है, हमारा विल जो कोर्ट में वो पहले प्रूफ नहीं कर पाया, तो ये डायरेक्टली इन इशू है बिटवीन द बोथ केस। अब पहले का केस डिसाइड हो चुका और दूसरा इसने फाइल किया क्योंकि पहले उसने अपना प्रूफ नहीं कर पाया कि भाई ये विल मेरे नाम पे है या फिर किसी भी तरह से वो प्रूफ नहीं कर पाया। अब समझते हैं दूसरा एग्जांपल क्या है। ए sues बी फॉर पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ सेल डीड इन हिज फेवर। ए ने
बी को सू किया किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए, एक कोई सेल डीड बना था उसके फेवर में, उसके बी इम्प्यून्स द डीड एज फिक्टिशियस। बी ने बोला भाई ये डीड बेकार है। द प्ली इज अपहेल्ड एंड सूट इज डिसमिस। अब बी का प्ली मान लिया गया और सूट को डिसमिस कर दिया गया। ए सब्सिक्वेंट सूट फॉर सम अदर प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ सेम सेल डीड। अब ए ने क्या किया कि एक और सूट फाइल किया, लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट था इस बार, और उसी सेल डीड के बेसिस पे किया। इस बार्ड एज द इशू इज about the fictitious nature of the sale deed was actually in issue in the former suit directly and substantially। अब क्या हुआ कि इसमें भी वो सक्सीड नहीं कर सकते, ये भी बार्ड हो गया। क्यों? क्योंकि जो सेल डीड था उसको बी ने इम्प्यून कर दिया था कि वो फिक्टिशियस है और कोर्ट मान गई थी। तो अब उसी सेल डीड को बेसिस रखते हुए उसने दूसरा केस जो फाइल किया है वो बार्ड है, क्योंकि भैया जो ऑलरेडी सेल डीड को पहले कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई ये बेकार है, उसी सेल डीड को तुम बेसिस मानते हुए दूसरा सूट फाइल कर रहे हो। तो ये हमारा हो गया। अब आपको समझ में आ गया डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली कैसे हुआ। डायरेक्टली का मैंने पहले एग्जांपल दिया एंड सब्सटेंशियली का अभी जो एग्जांपल दिया। दोस्तों अब देखते हैं जो दूसरा इसका कंडीशन था वो था बिटवीन द सेम पार्टीज। अब इसमें दोनों सेम पार्टीज नहीं होने चाहिए, मतलब दो पार्टीज सेम नहीं होने चाहिए, जो प्रीवियसली डिसाइडेड होना चाहिए। ऑल द कंडीशंस आर नेसेसरी। तो ये याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब सारे कंडीशंस को मिला के ही हम इसको बाहर करते हैं, तो सेम पार्टीज नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन इज लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, मतलब सेम टाइटल नहीं होना चाहिए। अब टाइटल को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। A sues B for rent. B contends that C and not A is the landlord. A ने B को sue किया रेंट के लिए। B ने कहा कि भाई A तो लैंडलॉर्ड नहीं है बल्कि C है। A fails to prove his title and the suit is dismissed। अब जो A ने क्लेम किया था कि वो लैंडलॉर्ड है, उसने वो ये प्रूव करने में फेल हो गया और सूट डिसमिस हो गया। A then sues B and C for declaration of his title to the property। द सूट इज नॉट पार्ट। अब देखिए क्या हुआ कि ये पार्टीज जो था पहले वो अलग था। ये कैसे अलग था? क्योंकि ए ने बी को स्यू किया और बी ने ये बोला कि सी इज द लैंडलॉर्ड नॉट ए। अब दूसरा केस है वो ये है कि डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसमें ए ने बी और सी दोनों को पार्टी बनाया। तो दिस टाइम parties are different, also the subject matter is also different, so this is not barred। तो ये टाइटल आपको समझ में आ गया होगा कि लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल नहीं होना चाहिए। ये कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट टू ट्राई सब्सिक्वेंट, अनदर जो कंडीशन है वो कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, मतलब कोर्ट का जो डिसीजन है वो वैलिड होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज कि डिसीजन जो है वो आ गया हो और वो केस खत्म हो गया हो। तो ये रेस जुडिकाटा के सारे कंडीशन है जो कवर हो गए हैं। दोस्तों आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि रेस सबजुडिस एंड रेस जुडिकाटा क्या होता है, ये कैसे डिफरेंट होता है। रेस सबजुडिस में जो मैटर है वो ऑलरेडी पेंडिंग मैटर्स के लिए होते हैं और रेस जुडिकाटा में ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर्स के लिए होते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम सेक्शन 12 ऑफ सीपीसी भी समझ लेते हैं, जो कहता है बार ऑन फर्दर सूट्स। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज टोटली बेस्ड अपॉन द कॉज ऑफ एक्शन। अब समझिए इसको एक एग्जांपल से। ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल किया फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ हाउस, ठीक है। अब बी की डेथ हो गई ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। ए ने कोई स्टेप नहीं लिया बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को केस में लाने के लिए। कोर्ट ने इस सूट को अवेट एंड डिसमिस कर दिया। लेटर ऑन ए फाइल्ड अ सेम केस फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी। तो ये केस क्या है कि बार कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो सेम है। अब प्रीवियसली क्या है कि इसने कोई स्टेप नहीं लिया उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लाने के लिए और अब इसने दोबारा से केस फाइल कर दिया। तो इसमें क्या है कि कॉज ऑफ एक्शन सेम है, इस वजह से ये सूट भी फाइल है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो किसी भी तरह का, अगर आपके पास कोई सवाल हो। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।